नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, मन की बात प्रोग्राम और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह समझे गए हैं। इससे मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। इस फैसले का लक्ष्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा, संरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना है। प्रतिबंधित मोबाइल ऐप जो उनकी मैंने लिस्ट यहां पे दे दिया, आप इनको देख लीजिए। पबजी के अलावा बाकी बहुत सारी ऐप हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप पर रोक लगाते हुए कहा कि इनके बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली थी कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप लोगों से जुड़ी सूचनाओं के साथ हेराफेरी कर रहे हैं और इसे लगातार देश से बाहर अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी इशू था। मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि ऐसी गतिविधियों से भारत की सुरक्षा और संरक्षा को क्षति पहुंच रही थी। यह बेहद गंभीर मामला था जिस पर तत्काल ध्यान देने और तत्काल उपाय करने की आवश्यकता थी। मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय की भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन ऐप पर रोक लगाने की व्यापक अनुशंसा की थी। नेक्स्ट खबर है, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को कल मंजूरी दी। यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार तैयार करेगा ताकि वे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखने के साथ ही भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य में के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की बड़ी पहल होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन से अत्याधुनिक ढांचे के विकास और सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है ताकि वे अधिक रचनात्मक बने और पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार को अपना सकें। 5 साल के इस मिशन से 46 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस मिशन के संस्थागत ढांचे में प्रधानमंत्री की लोक मानव संसाधन परिषद, क्षमता निर्माण आयोग, डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व और प्रचालन के लिए विशेष परियोजना संस्थाएं और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी मंच शामिल होगा। इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट भी इसके ढांचे में शामिल होगी। लोक मानव संसाधन परिषद में चुनिंदा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, जाने मानव संसाधन विशेषज्ञ, चिंतक, वैश्विक विचारक और लोक सेवक इसके शीर्ष निकाय के रूप में काम करेंगे। यह निकाय सिविल सेवाओं में सुधार और क्षमता निर्माण के लिए नीति निर्देश प्रदान करेगा। इसमें क्षमता निर्माण आयोग के गठन का प्रस्ताव है जो सहयोग और साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के प्रबंधन और नियमन में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। करीब 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी के लिए बनाए जा रहे इस मिशन पर 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए 5 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर राजकीय भाषाएं विधेयक 2020 संसद में पेश करने की भी मंजूरी दी गई। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इसमें 5 भाषाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेज रहेंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस फैसले से राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। अगली खबर है, मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में जापानी बाजार के लिए भारतीय वस्त्र और परिधान की गुणवत्ता तथा परीक्षण में सुधार लाने के बारे में भारत और जापान के बीच साझेदारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। इस समझौते के जरिए जापान का निसेनकेन क्वालिटी इवेल्यूशन सेंटर जो है वो अपनी टेक्सटाइल कमेटी को भारत में वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदाता नियुक्त कर सकेगा। सरकार ने भारत और फिनलैंड के बीच भूविज्ञान तथा खनिज संसाधन के क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी प्रदान की। इस समझौते से भूविज्ञान प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान और उपयुक्तता विश्लेषण में वैज्ञानिक संपर्क को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
नेक्स्ट खबर है, केंद्र सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को समय पर भुगतान करने के कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सरकारी विभागों और संगठनों से कहा गया है कि इन उद्यमों को 45 दिन के भीतर भुगतान की पक्की व्यवस्था करें। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस घोषणा के अनुपालन पर कड़ी नजर रखेगा और भुगतान नहीं किए जाने के मामलों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और प्रतिष्ठानों तथा राज्य सरकारों के साथ उठाएगा। मासिक भुगतान और बकाया राशि का ब्यौरा हासिल करने के लिए एक सरल, नियमित और प्रतिबद्ध ऑनलाइन प्रणाली भी स्थापित की गई है। पिछले 3 महीने में मंत्रालय और केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने 68 अरब रुपए से अधिक का भुगतान इन उद्यमों को किया है। अगली खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना इन्फेक्शन पर नियंत्रण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इन एसओपीज के अनुसार कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। इसके तहत छींकते समय मुंह को कपड़े से ढकना जरूरी है। शारीरिक दूरी के मानदंड को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय परीक्षा की स्थिति और परीक्षार्थी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा हॉल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में परीक्षा से पहले और बाद में हर बार सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77% हो गई है। अब तक इस इन्फेक्शन से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वर्तमान रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 3.6% हो गई है, गुना हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इन्फेक्शन से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना बढ़ी। सरकार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है और डेथ रेट घटी है। हमारे यहाँ पर डेथ रेट अब 1.76% है। पिछले 24 घंटों में 78,357 नए मामले सामने आए और कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 37,69,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुल मामलों के 50% मरीज सामने आए हैं। इस समय देश में रोगियों की संख्या 8,01,282 है। पिछले 24 घंटों में 1,045 लोगों की डेथ होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 66,333 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 10,12,000 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग की गई। इस साल 23 मार्च को कोविड नमूनों की जांच के लिए केवल 160 प्रयोगशालाएं थी, जो अब बढ़कर 1,614 हो गई हैं। अब तक लगभग 4,43,37,000 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। देश में इन्फेक्शन रेट कम हुई है और यह लगभग 8.5% हो गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में इन्फेक्शन की जो रेट है वो 5% से भी कम है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सजेशन के अनुसार पर 10 लाख की आबादी पर लगभग 140 से अधिक टेस्टिंग रोज की जा रही है। अगली खबर है, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल सेवाएं बहाल किए जाने के बारे में कल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर संबंधी गाइडलाइन जारी की। मेट्रो का परिचालन इस महीने की 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसे फेज्ड मैनर में चलाया जाएगा और 12 सितंबर तक फुल कैपेसिटी अचीव कर ली जाएगी। पहले फेज में मेट्रो सेवाएं 2 शिफ्टों में उपलब्ध रहेंगी और पहली शिफ्ट सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक और सेकंड शिफ्ट जो रहेगी वो 4 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। श्री पुरी ने बताया कि रेलगाड़ियों के फेरे जो होंगे वो यात्रियों की भीड़ के अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे नहीं खुलेंगे। इन गाइडलाइंस के आधार पर दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई लाइन 1, जयपुर, हैदराबाद, महामेट्रो नागपुर, कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो लखनऊ ने अपनी अपनी एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर के दौरान मेट्रो सेवा शुरू नहीं करने का फैसला किया है। नेक्स्ट खबर है, संसद के नेक्स्ट मानसून सेशन में जो क्वेश्चन आवर होता है वो और सांसदों के गैर सरकारी विधेयक पेश करने की व्यवस्था नहीं होगी और जो जीरो आवर है वो भी नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस सेशन के दौरान कोई हॉलीडे नहीं होगा और जो हाउसेज हैं वो शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए सदनों की बैठक 2 शिफ्ट में होगी, सुबह 9 से दिन में 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की और लोकसभा की बैठक शाम की पाली में होगी। नेक्स्ट खबर है, केंद्र सरकार ने कल कहा कि सभी सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा और ये डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी। सभी मंत्रालयों, विभागों, पीएसयूज अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी क्षेत्रों में
ई बुक्स का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी जैसी अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा। अगली खबर है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार टॉप 50 कंट्रीज में शामिल हुआ है। ये जो इंडेक्स था ये कल जारी किया गया। 2019 के मुकाबले 4 स्थानों को उछाल लगाते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए गए इस इंडेक्स में 131 देशों से जुड़े ताजा वैश्विक रुख और वार्षिक नवाचार रैंकिंग दर्शाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध ताजा सूचकों से के बल पर वैश्विक नवाचार सूचकांक से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। आईसीटी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातकों और अनुसंधान और विकास पर केंद्रित वैश्विक कंपनियों जैसे सूचकांकों में भारत का स्थान टॉप 50 कंट्रीज में शामिल हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु और अन्य उच्च वैज्ञानिक संस्थानों के बल पर भारत निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक नवाचार वाले देशों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट खबर है, आत्मनिर्भर भारत चैलेंज ऐप चैलेंज प्रतियोगिता में चुना गया ओस्क सरकार ऐप जो था वो सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों की प्रामाणिक जानकारी देता है। ये ऐप 12 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में भी जानकारी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में कहा था कि प्रामाणिक जानकारी के बारे में उत्सुकता रखने वालों के लिए यह ऐप बहुत उपयोगी है। आस्क सरकार के नाम से है ये ऐप। इसमें चैट बोर्ड के जरिए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो तीनों तरीकों से। नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि असम को वीरों की भूमि राजस्थान के साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्य पर्यटन, खेल, खाद्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। असम अपनी विविध संस्कृति और भिन्नता के लिए जाना जाता है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के लोगों का एक समूह कई साल पहले असम आकर बस गया था। उन्होंने व्यवसाय के साथ साथ कला, संस्कृति और असमिया साहित्य में योगदान दिया। देश के प्रसिद्ध फिल्मकार, लेखक और कवि ज्योति प्रसाद अग्रवाला के पूर्वज राजस्थान से असम आए थे। राजस्थान और असम दोनों राज्य पिछले कुछ सालों से मजबूत सांस्कृतिक संबंध साझा कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व युवा के कंधे पर है। तो ये कहीं ना कहीं एक कल्चरल मिक्स के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दोस्तों ये थी खबरें आज की। हम बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 3 सितंबर है। 3 सितंबर सन 301 को विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक सैन मैरिनो की स्थापना हुई। ये स्थापना सेंट मैरिनस द्वारा की गई थी। यह देश पूरी तरह से उत्तर मध्य इटली से घिरा हुआ है। 3 सितंबर 1777 को पहली बार अमेरिकी ध्वज जो है वो किसी लड़ाई के दौरान फहराया गया। ऐसा अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान कूच ब्रिगेड में हुई एक झड़प में किया गया था। 3 सितंबर 1783 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ट्रीटी ऑफ पेरिस पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर समाप्त हुई। 3 सितंबर 1791 को फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं के अंतर्गत नेशनल असेंबली द्वारा नया फ्रांसीसी संविधान पारित किया गया, जिसके तहत फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित किया गया। 3 सितंबर 1812 को वर्ल्ड की पहली कैनरी, एक ऐसा प्रतिष्ठान होता है जहां पर फूड प्रोसेसिंग का काम किया जाता ताकि जो खाना होता है उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके, ये लंदन में खुली थी। इसे रॉयल नेवी को भोजन की आपूर्ति हेतु खोला गया था। 3 सितंबर 1935 को किसी वाहन ने पहली बार 300 माइल्स पर आवर की गति को पार किया। ब्रिटेन के मैल्कोम कैम्पबेल ने अपने ब्लूबर्ड नामक व्हीकल से अमेरिका की उथा प्रांत में आयोजित एक प्रदर्शन में 301.129 माइल पर आवर की गति को हासिल किया था। यह लैंड पर चलने वाली सबसे ज्यादा गति थी उस समय। 3 सितंबर 1940 को अडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन सिलियन के तहत 21 सितंबर को ब्रिटेन पर आक्रमण का आदेश दिया। 3 सितंबर 1967 को स्वीडन में बाएं हाथ की तरफ ड्राइविंग छोड़कर दाएं हाथ की ओर ड्राइविंग करने की शुरुआत की गई। 3 सितंबर 1971 को कतर को 55 वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटेन से आजादी मिली। 3 सितंबर 1976 को नासा के वाइकिंग सेकंड ने मार्स पर लैंडिंग की और वहां से फोटो भेजने शुरू किए। 3 सितंबर 1987 को 17 साल की आयु में भारत के विश्वनाथन आनंद भारत के सबसे पहले और वर्ल्ड के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। 3 सितंबर 1995 को अमेरिका के पियरे ओमिडियर जो थे उन द्वारा प्रसिद्ध ऑक्शन वेबसाइट ईबे की शुरुआत की गई। और 3 सितंबर 1906 को प्रसिद्ध फिल्म एक्टर और निर्माता पृथ्वीराज कपूर का जन्म पेशावर में हुआ। उनकी पहली फिल्म का नाम चैलेंज था, जो वर्ष 1929 में आई थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।